अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अजीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। मुल्क की सियासी सूरत हाल आपके सामने है। आज सुप्रीम कोर्ट में अदम एतमाद की जो तहरीक थी और उसे जिस तरह से मुस्तरद किया डिप्टी स्पीकर ने, उस बारे में अपोजिशन की जानिब से आज दलाइल दिए गए और ये अज़ खुद नोटिस था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, जिसके बाद सिलसिला जारी है। और ये कहा जा रहा था, जो ख़बरें आ रही थी कोर्ट के अंदर से, कि आज चीफ जस्टिस ने कहा कि वो कोई मुनासिब फैसला देंगे, लेकिन फिर उसके बाद अब इस समाअत जो है इस मुकदमे की वो कल 12 बजे तक के लिए मुलतवी हो गई है। क्या नतीजा सामने आता है, इससे कतई नज़र अब दो बड़े वाज़े ग्रुप बन चुके हैं। जो पीटीआई के हिमायती हैं, उनके ख़्याल में जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ, और जो हिमायती हैं अपोजिशन पार्टीज़ के, जो ताल्लुक़ रखते हैं अपोजिशन पार्टीज़ से, उनका ये मानना है कि जो कुछ भी हुआ बिल्कुल गलत हुआ और आइन को पामाल किया गया। अगर नाज़रीन हम माजी में जाएं तो ऐसी कई मिसालें मिलती हैं कि जिस तरह से आइन को पांव तले रौंदा गया, लेकिन फिर उसका क्या नतीजा निकला इस बारे में भी आप जानते हैं। और ख़ास तौर पे अब उन हवालों से बातचीत करना आजकल के ज़माने में अगरचे आसान तो हो गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इसके बड़े बुरे असरात भी सामने आएंगे। अब जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से अदालत, अगर ये भी मौक़िफ़ है, लोगों का मौक़िफ़ है और माहिरीन ने ख़ास तौर पे कहा, वकला सारे चीख रहे हैं। तो अगर आप टेलीविज़न देखें उनमें के डिप्टी स्पीकर ने गलत रूलिंग दी, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ हुआ और जिस तरह से अदालत को, अब हम अदालत को डिक्टेट तो नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट के पास है मुकदमा, लेकिन बाज़ लोगों का ये ख्याल था कि अगर पहले दिन ही इंटरिम आर्डर आ जाता तो कम से कम ये जो बाकी फ़ैसले किए जा रहे हैं ये ना होते। और कब तक ये फ़ैसले जारी रहते हैं, कब तक मुकदमा आता है। शेख रशीद ने तो कह दिया था कि जब मुकदमे का फ़ैसला होगा तब तक हम इलेक्शन के करीब जा चुके होंगे। किस तरह से ये सारा प्लान किया गया, इस बारे में बहुत सी बातें हैं। और पाकिस्तान की तारीख़ का अगर एक जायज़ा लिया जाए तो कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होता। बदकिस्मती से हमारी तारीख़ जो है वो हमें बताती है कि जो कुछ भी हुआ उसको नज़रअंदाज तो कर दिया गया, उसको दुरुस्त नहीं किया गया, और फिर जब जो भी इक़्तिदार में आया उसने इक़्तिदार के मज़े लूटे और फिर उसके बाद तमाम चीज़ों को भूल गया। लिहाजा ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा और कई ऐसी चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं जिसको अब ठीक नहीं किया जा सकता। और जब तक आपके पास 2/3 अक्सरियत नहीं होगी, अब तो लोग ये भी कहना शुरू हो गए। ख़ास तौर पे मैं देख रहा था बाज़ हमारे दोस्त सहाफ़ी जो हैं वही कह रहे थे कि आने वाले दिनों में इमरान ख़ान को 2/3 अक्सरियत दिलाई जाएगी और उसके बाद फिर क्या होगा। क्या अमेरिका के ख़िलाफ़ बात की जाएगी, क्या रूस के करीब होने की बात होगी, क्या फ़ॉरेन हमारी पॉलिसी है उस पर क्या असरात मुरतब होंगे। कौन चाहता है कि फ़ॉरेन पॉलिसी तब्दील हो, वो चाहते हैं या वो नहीं चाहते। और हमारे सियासतदानों का क्या मौक़िफ़ है, इस बारे में भी कोई बात सही तरह से नहीं की जा सकती। और मैं आज एक बड़े अच्छे साफ़ी दोस्त को देख रहा था, कल वो कुछ और कह रहे थे लेकिन आज बिल्कुल बरक्स बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि हमें इलेक्शन की तरफ, अब चूँकि ऐलान तो हो गया है, इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, बिलाशुबा इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ये देखना चाहिए कि जो असम्बली में हुआ क्या ये हो सकता था, क्या ये बात बिल्कुल वाज़े है। और हमारे चंद दोस्त ये भी कहते हैं कि जो स्पीकर ने रूलिंग दे दी बस वो उसके ऊपर, आप उसके ख़िलाफ़ अब अदालत में नहीं जा सकते। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि जो एजेंडा जारी किया गया था उसमें क्या इस रूलिंग का जिक्र था, इस बारे में जिक्र था कि एक वफाकी वज़ीर उठेंगे और वो एक बात कहेंगे। और फिर बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि गद्दारों से अब नाम मांगे जा रहे हैं कि आप वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए ख़ुद तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद का नाम दे दिया है निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए, और फिर एक जो बड़े गद्दार हैं उनसे भी नाम मांगा गया है। अब मालूम नहीं कि वो गद्दार जो हैं नाम देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, मैंने जैसे पहले कहा कि पीटीआई के जो हिमायती हैं वो कहते हैं बिल्कुल सब ठीक हो रहा है, लिहाजा हम उनके साथ हैं। और जो अपोजिशन के हिमायती हैं उनका ये कहना है कि सब कुछ गलत हो रहा है, हम उनके साथ भी हैं। और जो ये सब कुछ कर रहे हैं उनके साथ तो हम हैं ही हैं वैसे। लिहाजा आप किसी को भी आप ना नहीं कर सकते स्टेज के ऊपर, लेकिन आने वाले दिन कैसे होंगे ये बड़ा मुश्किल सवाल है। बहरहाल
चौधरी सरवर जिनसे हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, उन्होंने कल बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि जनाब बहुत ज़्यादतियाँ होती रहीं और वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें बुलाया और कहा कि असम्बली तोड़ दो, एक दिन पहले इजलास बुला दो। फिर ये भी कहा गया कि चौधरी परवेज़ इलाही के पास अक्सरियत नहीं है, लिहाजा असम्बली का इजलास जो है वो न बुलाओ। इस किस्म की बातें भी सामने आई हैं। उन्होंने क्या कहा, मुख्तसरन हम आपको सुनाते हैं। कि मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैं स्वसहायताई असम्बली के अजलास को ताख़ीर डिलिबरेटरी कर रहा था। अपोजिशन के कहने पे मैं डबल प्ले कर रहा था। अगर आप ये जरूरी चाहते हैं तो खुदा के लिए मुझसे रिजाइन ले लो, मैं अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, और फिर जो मर्जी गैर आईनी काम कराना है नए गवर्नर से करवा लो। वहां परवेज खटक ने इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। मैंने तहम्मुल किया। मैं इस बात में मानता हूं कि मैंने उस वक्त अपनी आवाज ऊंची की, इसलिए कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा काम पहली दफा कर रहा था। तो फिर 10-15 मिनट के बाद फिर मेरे पास सारे आए। परवेज इलाही ये कहता है कि अगर इलेक्शन 2 को नहीं होता तो मैं जीत नहीं सकता, 2 को इलेक्शन करवाना जरूरी है। वजारत आला का उम्मीदवार था शाह महमूद कुरैशी साहब, भी वजारत आला के उम्मीदवार थे। जहांगीर खान तरीन साहब भी वजारत आला के उम्मीदवार थे। अलीम खान भी था, और पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा कैडर था। फवाद चौधरी MPA बना था, वो भी चीफ मिनिस्टर बन सकता था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया कि हम में से कोई भी फिट नहीं है, सिर्फ उस्मान बुज़दार जो है नया पाकिस्तान बना सकता है। हमने फिर भी अपने जज्बात पे कंट्रोल किया, लेकिन पूरी कौम ने देखा, पूरे पाकिस्तान के लोगों ने देखा कि नया पाकिस्तान जो है पंजाब में क्या तमाशे हो रहे हैं, और नया पाकिस्तान जो है उस्मान बुज़दार किस तरीके से बना रहा है। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, पूरे पंजाब के वर्कर्स, पूरे पाकिस्तान के वर्कर्स, और मैं चैलेंज करता हूं पूरी हमारी फेडरल गवर्नमेंट के तमाम मिनिस्टर्स, लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक, यूरोप तक, हर बंदा आहें भर रहा था कि हमने ये पाकिस्तान बनाना था जिसमें हर 3 महीने के बाद कभी प्राइम बदला, चीफ मिनिस्टर बदला जा रहा है, चीफ सेक्रेटरी बदला जा रहा है, कभी IG आ रहा है, कभी मुलाजमतें बिक रही हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि DC पैसे दे के लग रहे हों। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है तो सबसे बड़ी इंटरनेशनल कंस्पिरेसी उस्मान बुज़दार को वजीर आला बनाना था। जाके देखें, सड़कें पूरे पंजाब में टूटी फूटी पड़ी। रिश्वत जो है निचले लेवल पे कई गुना बढ़ गई है। जैसा कि शेख रशीद ने कहा था कि हर घंटे के बाद मुल्क के हालात बदलेंगे, आप नई नई ख़बरों से आगाह होंगे। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। हर घंटे के बाद ये सिलसिला कल से शुरू हुआ और आज भी जारी रहा, और देखते हैं कि कल 12 बजे जब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा इस मुकदमे की समाअत होगी तो कितनी देर तक ये समाअत होती है और फिर क्या फ़ैसला आता है। वाक़िफ़ हाल हलकों का ये कहना है कि अब हम इतनी दूर जा चुके हैं कि शायद इस सारे फ़ैसलों को वापस करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये माजी में भी होता रहा है। फिर यही सियासतदान सारी चीज़ों को मान कर फिर इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन इस मरतबे की जो अपोजिशन है यकीनी तौर पर उसको एक सबक मिला है। और देखते हैं कि अब क्या होगा। क्या सारे जो सियासतदान हैं जिनके साथ ही सब कुछ हुआ, क्या वो इस फ़ैसले को तस्लीम करेंगे, और अगर तस्लीम करते हैं तो इलेक्शन में जाएंगे, अगर इलेक्शन में जाते हैं तो क्या सूरत हाल होगी। काफ़ी सवालात हैं जिनके जवाबात की हमें इंतज़ार भी रहेगा, उसकी तलाश भी है। लेकिन बार बार यही कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो बड़ी अजीब सी कैफियत में है, बड़ी अजीब सी सूरत हाल में है। काश कि हम सब माजी से सबक सीखते हुए अपने बेहतर मुस्तकबिल की जानिब जाते तो ज़्यादा मुनासिब रहता। अब किसने सबक सीखा, किसने सबक नहीं सीखा,
और जो कुछ हो रहा है वो अगर उनकी ख्वाहिश और मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है तो मैं समझता हूँ कि ऐसा भी दुरुस्त नहीं होगा। तो देखते हैं आने वाले दिनों में मज़ीद सियासत के मैदान में क्या होता है।